ओके। वेल मित्रों, सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्ते भी। तो आज मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट करवा दिया है और दूसरी बार करा है, क्योंकि ना पहली बार में ऑडियो रिकॉर्ड मेरा अच्छे से हुआ नहीं था और फटाफट करने के चक्कर में मेरा ध्यान भी नहीं रहा। कोई बात नहीं। तो अभी मैंने पूरा करवा दिया, जितने भी इलस्ट्रेशन और कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन थे, तो आप देख लेना। बस यही बोलना था और अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ना एग्ज़ाम आपकी बहुत नज़दीक आ चुकी है। जंग का ऐलान हो चुका है, तो जंग जीतना है अपने को, क्यों? चलो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी पिछले सेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपने हुए हैं उसको एक बार मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ, उसके बाद अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। तो पहला अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये क्या हो गया, ओके। तो पहला अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना जो फ्लो बना था कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए अपने एक फ्लो बनाए थे जिसमें अपने डेबिट क्रेडिट करते थे। डेबिट क्रेडिट का हमारा एक फ्लो था। जो नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं वापस से दोहरा देता हूँ। देखो, पहला आता था अपना रॉ मटेरियल, और इसी हायरार्की में हम लोग अपना अकाउंट भी क्लोज करेंगे। ठीक है। पहले रॉ मटेरियल, उसके बाद आता था अपना WIP, उसके बाद फिनिश गुड, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, उसके बाद आता था अपना कॉस्टिंग P&L। और ऐसे ही अपने पास आता था ओवरहेड्स के सेक्शंस, जैसे कि प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और ये सब अपने रिस्पेक्टिव स्टेजेस में ही चार्ज होते थे। एक तो होता है खर्चा इनकर होना, और एक खर्चा होता है चार्ज होना। यानी इन अपने प्रोडक्शन ओवरहेड पहले इनकर होगा, उसके बाद चार्ज होगा। इनकर का एक अलग से एंट्री जाएगी, चार्ज का एक अलग से एंट्री जाएगी। ठीक है। और अपना CLC से रॉ मटेरियल खरीदेंगे। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसलिए CLC यूज होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड हमेशा WIP में चार्ज होगा, ना कि फिनिश गुड या कॉस्ट ऑफ सेल में। अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज इतना, फलाना टिमका इतना प्राइस इतना अमाउंट, तो WIP में वो चार्ज होगा, ना कि इन दोनों स्टेजेस में, फिनिश गुड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में। मगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिनिश गुड में भी चार्ज हो सकता है और कॉस्ट ऑफ सेल में भी। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए वो स्पेसिफाई कर देगा कि इतना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज हुआ है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल में ही चार्ज होगा। ऐसे ही अपना वेजेस का भी है। अगर वेजेस डायरेक्ट नेचर का है तो सीधा WIP में चार्ज हो जाएंगे, और अगर इनडायरेक्ट नेचर का है तो प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज होंगे। ठीक है। उसके बाद अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्या था, अपना था ये रिकन्सिलेशन वाला। रिकन्सिलेशन में अपन क्या किए थे पिछले सेशन में, पर्टिकुलर्स, मैं एक मेथड बता देता हूँ जिसमें अपनी गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ये ऐड जो भी करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्ट जो करेंगे। रिकन्सिलेशन क्या है वो पिछले सेशन से जाके देख लेना, बहुत नॉर्मल सी बात है, 1-2 मिनट लगेगा आपको। उसके बाद अपने एक देख लेते हैं रिकन्सिलेशन मतलब अपने P&L और कॉस्ट शीट में एक एक एलिमेंट चेक करते हैं, जो नहीं है उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो ज़्यादा कम है उस हिसाब से अपने ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि 2 एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड और क्लोजिंग स्टॉक। एक इनकम है और एक एक्सपेंस है। तो फैक्ट्री ओवरहेड P&L में 1,20,000 जितना था, मगर कॉस्ट शीट में 1,30,000। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 था अपना P&L में, और 1,60,000 था अपना कॉस्ट शीट में। ठीक है। तो अपना प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट जितना भी हुआ होगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो अभी जितना भी अमाउंट सवाल में दिया रहेगा वो इधर लिख लेंगे, उसका जो भी प्लस माइनस करना रहेगा अपने करेंगे। तो अपन मान लेते हैं
कि अपना कॉस्ट शीट में 2,10,000 ये अपना प्रॉफिट है और पीएनएल में 2 लाख। ठीक है, तो अपने ये एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड में 2,10,000 आ जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, पीएनएल में अपना 1,20,000 है और कॉस्ट शीट में 1,30,000, यानी 10,000 ज़्यादा खर्चा दिखाया, जिससे अपना प्रॉफिट इफेक्ट हुआ, प्रॉफिट घटा 10,000 से। 10,000 खर्चा ज़्यादा दिखाने पर अपना कॉस्ट शीट में प्रॉफिट घटा, कॉस्ट शीट में प्रॉफिट घटा, इसलिए हम उसे एड में डाल देंगे। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है, एक इनकम है, तो इसमें पीएनएल में इनकम कम दिखाया 20,000 से, यानी कॉस्ट शीट में 20,000 से पीएनएल ज़्यादा दिखाया है, जिससे प्रॉफिट 20,000 से बढ़ के दिख रहा है, इसीलिए अपने 20,000 इधर लिख देंगे माइनस में, सब्सट्रैक्ट में। अभी फिर जब अपने टोटल करेंगे तब अपने को पीएनएल का अमाउंट मिलना चाहिए, पीएनएल का प्रॉफिट मिलना चाहिए। जैसे कि इधर हो जाएगा 10,000 टोटल और इधर हो जाएगा 20,000 माइनस में, तो 2,10,000 जो कि कॉस्ट शीट का प्रॉफिट है, इसको प्लस और इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2,00,000 जो कि पीएनएल का प्रॉफिट है। पीएनएल प्रॉफिट। तो बस अभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इतने ही है। अभी आगे जितने जितने क्वेश्चन में अगर नया टॉपिक कहीं पे दिखने के लिए मिलता है तो वहीं पे अपने उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे। ठीक है, अभी सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इनकम्प्लीट अकाउंट्स आर फर्निश्ड टू यू द वन एंडेड 31 अक्टूबर 2022। तो अपने को बहुत सारे अकाउंट दे दिए हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाला है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में अपने को ओपनिंग बैलेंस दे दिया है 54,000, डब्ल्यूआईपी में 6,000, फिनिश गुड में 75,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स में 45,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, क्रेडिटर्स परचेस अकाउंट में अपने को दिया है 30,000। अपने को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, पहले वो देख लेते हैं। द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड बाय यूजिंग अ बजटेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। The budget for overheads for 2022 6,75,000 and the budget of direct labor hour 4,50,000। तो अपना ओवरहेड्स कितना लगा 6,75,000 और अपना कितने लेबर आवर पे लगा 4.5 लाख लेबर आवर में। तो अपना ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है, ओवरहेड का रिकवरी रेट कितना होगा ये अपने को पता चल गया। कितना होगा ओवरहेड का, रुको 1.5। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स फॉर परचेज 31 अक्टूबर 50,000 एंड द पेमेंट्स मेंट टू क्रेडिटर ऑन अक्टूबर। चलो क्रेडिटर्स का अपने को दे दिया है 1,05,000, इतना पेमेंट किया है। द फिनिश गुड इन्वेंट्री ऑन 31 अक्टूबर 66,000, फिनिश गुड का अपने को दे दिया है क्लोजिंग बैलेंस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ 1,95,000। ऑन 31 अक्टूबर 2022 देयर इज ओनली वन अनफिनिश्ड जॉब इन द फैक्ट्री। द कॉस्ट रिकॉर्ड शोज दैट एक जॉब जो अनफिनिश है यानी डब्ल्यूआईपी में होगा 3,000 उसका कॉस्ट है और 1,200 डायरेक्ट लेबर आवर ऑफ लेबर कॉस्ट 6,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 6,000 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैज बीन चार्ज। तो हमको इन दोनों में से अपने को लेबर पर हावर मिल जाएगा, जो पर हावर रेट रहता है ना लेबर का, वो मिल जाएगा। कैसे 3,000 बटे 1,200 कितना होता है 2.5, ये होगा पर हावर। उसके बाद ए टोटल 28,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड ऑन अक्टूबर 2022 ऑल फैक्ट्री। तो अपने को बस मल्टीप्लाई कर देना तो कितना डायरेक्ट कॉस्ट मिलेगा लेबर आवर्स के लिए वो पता चल गया। ऑल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड इन अक्टूबर 2022 हैव बीन पोस्टेड। ओके, जितने भी है उसको चार्ज कर देना ओवरहेड्स को, बस ये लिखा है। तो अभी इधर जितने भी सवाल है अपने इधर ही कंप्लीट कर लेते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं सब, जो बड़े होंगे जो अपने आंसर में जाके देख लेंगे। तो फर्स्ट मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द अक्टूबर 2022, तो उसके लिए अपने को एक ये वाला दिया था पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 1,05,000। तो अपना एक फॉर्मूला है कंजम्पशन ऐसे करके ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो इस फार्मूला में अपने को परचेस को अकेला करके सबको एक साइड में लेके आ जाना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अपना फार्मूला हो जाएगा परचेस
कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो अपने का कितना हुआ? कंजम्पशन मतलब पेमेंट ड्यूरिंग द अक्टूबर कितना था? 1,05,000। और ओपनिंग कितना था अपना? ओपनिंग और क्लोजिंग अपना देखो, एक क्लोजिंग दे दिया 31 का 15,000 और क्रेडिटर का ओपनिंग कितना था? 30,000। ठीक है, तो कहाँ गया, फटाफट करते हैं। 30,000, तो जो भी आंसर आएगा अपना ए का हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीटेड इन अक्टूबर 2022। तो यही फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। देखो अपने को ये रहा 195,000, 195,000 ये इस मंथ हुआ। ओपनिंग क्या था इसका? ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग था फिनिश गुड का 75,000 एंड क्लोजिंग 66,000। तो क्लोजिंग 66,000 एंड ओपनिंग 75,000। तो अपने को बी का भी आंसर मिल गया। अभी ओवरहेड्स अप्लाइड टू प्रोडक्शन इन अक्टूबर 2022, कितना ओवरहेड्स लगेगा अक्टूबर महीने में, यही था। तो ओवरहेड्स किस पे लग रहा था? देखो ओवरहेड्स लग रहा था अपना लेबर हावर्स के बेसिस पे। तो इस महीने 28,200 का लेबर हावर हुआ, 28,200। और हम लोगों ने ओवरहेड्स का रिकवरी रेट भी निकाल दिया था 1.5 पहले इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो 1.5 जो भी आंसर आएगा सी का भी अपना कंप्लीट। डी बैलेंस ऑफ WIP, यानी क्लोजिंग बैलेंस मांग रहा है अपने को WIP का। तो इसका तो पूरा स्टेटमेंट ही दिया था, ये रहा। रुको वापस से समझा देते हैं। अपने को 6,000 ये मटेरियल का था, 3,000 अपना लेबर हावर्स थे और ओवरहेड भी प्लस कर देंगे इसमें ही। तो 3,000 अपना लेबर हावर, 6,000 अपना डायरेक्ट मटेरियल और 1,200 घंटे लगे थे और 1.5 रुपये अपने ओवरहेड्स। जो भी आएगा अपना WIP कंप्लीट बैलेंस आएगा उतना। फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द अक्टूबर, कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ ड्यूरिंग अक्टूबर। उसके बाद बैलेंस ऑफ स्टोर लेजर ओवर एब्जॉर्ब। ओके, ये तीन को एक काम करते हैं अपने आंसर में ही देख लेते हैं, ये अकाउंट्स बनेंगे। देखो मटेरियल परचेज कितना हुआ प्लस माइनस करने के बाद 90,000, अपना भी वही निकल रहा था। COGS यानी फिनिश गुड अपना 186, 42,300, ये सब अपना आंसर निकलेगा एक एक 10,800। तो WIP में देख लेते हैं, WIP से अपने को पता चलता है मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ। तो WIP अकाउंट में मैं बता देता हूँ कि अपने को मैक्सिमम क्या क्या कंटेंट हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो पहले अपने को ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके बाद WIP में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो चार्ज होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर ओवरहेड सिर्फ लिख सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिनिश गुड कितना निकला WIP से, ये अपने को पता चलता है। और कभी कभार वेजेस वगैरह जो डायरेक्ट वेजेस रहते हैं वो सब भी चार्ज होते हैं, और बहुत सारी चीज़ रहते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह जो डायरेक्ट नेचर के चार्ज होते हैं, वो सब भी अपने को इसमें दे देता है। तो अपने को इसमें से मटेरियल कंज्यूम, जो कि मैंने इधर लिख दिया, मटेरियल कंज्यूम अपने को निकालना है। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं। देखो अपने को ओपनिंग दे दिया था 6,000 और क्लोजिंग दे दिया था, अपने निकाले इधर 10,800। उसके बाद अपने को सब ऊपर हम लोगों ने वर्किंग कर लिया है, जैसे कि वेजेस अपना 70,500 वेजेस निकला था। वेजेस कहाँ गया? वेजेस निकाले थे ना अपन, ये रहा, कहाँ गया? आपने निकाले थे ये वाला, तो यही अपना वेजेस। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड अपना 42,300, इधर निकाला था 42,300, 28,200 को मल्टीप्लाई कर दिए थे ओवरहेड के रिकवरी रेट से। उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा वो अपना मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, उसके बाद बैलेंस ऑफ स्टोर कंट्रोल अकाउंट, इस अपने को ओपनिंग दे दिया था और क्लोजिंग अपने को बैलेंसिंग फिगर से मिलेगा। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में, यानी रॉ मटेरियल का अकाउंट है,
तो अपने को कंज्यूम पता चल गया अभी 78,000, अभी अभी निकाले ताज़ा ताज़ा। और अपन ने इस महीने क्रेडिटर को 90,000 दिया था। ये कैसे पता चला अपने को? इस महीने 90,000 का परचेस हुआ था, इसीलिए क्रेडिटर को 90,000 दिया था। ठीक है, तो बस छोटे छोटे अकाउंट है जिसको अपने को टैली करते चलना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में अपना ओपनिंग बैलेंस कितना था? 45,000। और डब्ल्यू में अपने को कितना ट्रांसफ़र किया था डब्ल्यू से? ये देखो, डब्ल्यू से ट्रांसफ़र हुआ था ना अपना 42,000 जितना, क्योंकि ये रहा, ये ट्रांसफ़र कर देंगे अपने को फैक्ट्री ओवरहेड में। तो अपने को बैलेंसिंग फिगर जो भी है वो अंडर या ओवर रिकवरी, इधर होता तो ओवर होता, इधर है इसलिए अंडर रिकवरी में 2700 आ गया। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए कंपनी ऑपरेट्स ऑन हिस्टोरिक जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में विच इज़ नॉट इंटीग्रेटेड, यानी नॉन इंटीग्रेटेड ही करना है अपने को, विद द फाइनेंशियल अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ द ओपनिंग बैलेंस आर, ओपनिंग बैलेंस दे दिया जितने भी अकाउंट का है और ट्रांजेक्शन दे दिया। ठीक है, तो देख ही लेते हैं, डायरेक्ट आंसर से ही देख लेते हैं। तो अपने को पहले ये सब ओपनिंग बैलेंस देना है, तो दे दे ओपनिंग बैलेंस जितने भी हैं। स्टोर लेजर, अपने को इसमें सब अकाउंट्स आ गए, यानी नॉन इंटीग्रेटेड का फुल फ्लेश्ड सवाल है ये, तो ध्यान से करते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे, फटाफट करते चलेंगे। तो स्टोर लेजर में 80 ओपनिंग, फिर डब्ल्यू में 20 एंड फिनिश गुड में 430। डब्ल्यू में 20 एंड फिनिश गुड में 430। ओके, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके एक न्यू अकाउंट आया। देखो कोई भी अकाउंट आता है ना तो हमेशा उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट रहता है, मगर एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ये हमेशा क्रेडिट कर लेना ओपनिंग बैलेंस इसका। ठीक है, तो अभी और इसका फुटनोट भी एक दे सकते हो आप छोटा सा, कि इसको मैंने डेबिट मान के किया है करके, क्योंकि ना समझ में अगर नहीं आएगा तो यही करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग कंट्रोल अकाउंट में ये रहा ओपनिंग बैलेंस, तो अपना सब ओपनिंग बैलेंस चढ़ गया। ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल सीएलसी अकाउंट सबसे ऊपर था क्या? ये रहा, देखो 540, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया अपना क्रेडिट साइड में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होता है वो देख लेते हैं। मटेरियल परचेस फ्लो कहाँ गया अपना? तो अपना मटेरियल परचेस हुआ, यानी सीएलसी अकाउंट को अपने इंक्लूड करेंगे। डेबिट हो जाएगा रॉ मटेरियल और क्रेडिट हो जाएगा सीएलसी। कहाँ गया अपना आंसर? डेबिट हो जाएगा रॉ मटेरियल, कितने का खर्चा किया था? 40, ये हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा सीएलसी और डेबिट हो जाएगा रॉ मटेरियल मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो दूसरा क्या है? इशू टू प्रोडक्शन, यानी डब्ल्यूआईपी में भेज दिए, तो इधर हो जाएगा डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल अकाउंट। कहाँ गया? ये रहा, रॉ मटेरियल अकाउंट में अपने डब्ल्यूआईपी में 50 था ना, हाँ 50 था, इतना ट्रांसफ़र कर दिए और डब्ल्यूआईपी में जाके 50 डेबिट कर देते हैं। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, इशू टू फैक्ट्री मेंटेनेंस 6, फैक्ट्री मेंटेनेंस यानी अपना जो भी, देखो अपने स्टोर लेजर से रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन ओवरहेड की तरफ ये चला जाएगा। फैक्ट्री मेंटेनेंस अपना ये डायरेक्ट नेचर का है, इसीलिए कहाँ गया अपना प्रोडक्शन ओवरहेड? ये रहा 6, इसमें इतने सारे अकाउंट बना दिए ना। उसके बाद इशू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 4, यानी मटेरियल से अपने को बिल्डिंग में ट्रांसफ़र करना है, तो मटेरियल से बिल्डिंग में ट्रांसफ़र करेंगे। ये रहा, और बिल्डिंग अकाउंट में जाके, बिल्डिंग अकाउंट कहाँ है उसमें जाकर डेबिट कर देंगे 4। ठीक है, तो अपना स्टोर लेजर में जितने भी एंट्री थी सब खत्म हो गया। वेजेस में देख लेते हैं। ग्रॉस वेजेस पेड 150, इतना पेड हुआ। तो पेड का मतलब क्या? ये एक इनकर टाइप हो जाता है, यानी इतना खर्चा हुआ, और चार्ज जब बोलेंगे तब ये डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अभी पेड बोला है यानी ये सीएलसी अकाउंट से वेजेस अकाउंट में गया, जब चार्ज बोल देंगे तो वेजेस से डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो पेड बोला है तो अपने सीएलसी अकाउंट टू, सीएलसी बोल रहा हूँ, वेजेस अकाउंट टू सीएलसी अकाउंट, यानी सीएलसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जितने भी वेजेस हैं।
150 तो CLC अकाउंट कहाँ गया, ये रहा। तो CLC अकाउंट में 150 क्रेडिट हो गया और वेजेस में जाके ये 150 डेबिट में आ जाएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम में। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस 40। तो इनडायरेक्ट वेजेस में अपने को कहाँ इनडायरेक्ट वेजेस, तो अपने को इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ पे डालना है, इनडायरेक्ट वेजेस को अपने को प्रोडक्शन ओवरहेड में डालना रहता था। तो पहले वेजेस कंट्रोल अकाउंट में 40 ओवरहेड के नाम पे दिखा देंगे और इधर 40, ठीक है। फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 10, तो इसमें भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहाँ गया अपना, वेजेस 10 ये दिखा देंगे और बिल्डिंग कंट्रोल अकाउंट में जाके ये 10, ठीक है। मैं डेबिट क्रेडिट का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ना अगर वो मैं डेबिट क्रेडिट बोलने लग जाऊँ तो बहुत टाइम चला जाएगा। पिछले सेशन में मैंने पहले से ही बहुत सारे सवाल में डेबिट क्रेडिट कर चुका हूँ, तो अभी करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। अभी फटाफट अपने ये जितने भी सवाल है इसका एडवांटेज लेते हैं, जितने भी अपने को टर्म्स एंड टेक्निकल टर्म्स दिख रहे हैं, जैसे कि इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ गया, ग्रोस वेजेस पेड आ गए, और भी अपने को बहुत सारे चीज़ देखने के लिए मिलेगी, उसको अपने फटाफट निपटाते हैं। उसके बाद अपने को प्रोडक्शन ओवरहेड में यानी वर्क्स ओवरहेड जो भी हो उसका आ जाएगा। वेजेस कंट्रोल अकाउंट ख़त्म, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड 160। तो जैसे ये वाला लिए थे 150 का CLC अकाउंट, उससे ऐसे ही 160 से होगा, यानी ओवरहेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे और CLC अकाउंट को क्रेडिट, ठीक है। तो ओवरहेड अकाउंट कहाँ गया, ये रहा, कहाँ गया मेरे भाई, ये रहा। तो 160 ये अपना इनकर हो जाएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से, यानी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से ये पे हुआ 160, ठीक है। उसके बाद अपने को एब्जॉर्ब इन, इसको तो नहीं भी देखेंगे क्योंकि एक्सक्लूडिंग लिखा है ना, इंक्लूडिंग होता तो कुछ अलग ही बात होता। एब्जॉर्ब इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो 20, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी प्रोडक्शन ओवरहेड डिवोट हुआ है, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को सब इतने सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी जितने भी अकाउंट है ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को थोड़ा थोड़ा पार्ट दे रहा है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितने भी ये डेबिट हो जाएंगे और सब में क्रेडिट होते जाएंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये रहा जो कि प्रोडक्शन ओवरहेड से आया है। उसके बाद अंडर एब्जॉर्ब, देखो ये एक टेक्निकल टर्म है, अंडर एब्जॉर्ब। कभी भी अंडर या ओवर रिकवरी होता है तो अपने पास दो चांस रहते हैं कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल रहता था तो अपने को प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज करना रहता था, अगर एबनॉर्मल रहता था तो कॉस्टिंग P&L में करते थे। मगर यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड में ही ये अंडर एब्जॉर्ब लिख लिया, तो ये जाहिर सी बात है कि ये कॉस्टिंग P&L में ही जाएगा, ठीक है। तो 8 कॉस्टिंग P&L में डाल देते हैं, कहाँ गया, देखो 8 कॉस्टिंग P&L में डाल लिया। और प्रोडक्शन ओवरहेड में, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ गुम हो जाता है, ये रहा, ठीक है। अभी अपने पास क्या बचा, रॉयल्टी पेड, 5 रॉयल्टी पेड। तो अपने को क्या करना है इसमें, देखो पहली CLC अकाउंट से रॉयल्टी पेड को खरीदेंगे तो रॉयल्टी डेबिट हो जाएगा और CLC क्रेडिट। फिर रॉयल्टी डायरेक्ट नेचर का एक खर्चा है तो ये WIP में जाएगा, तो WIP अकाउंट डेबिट और रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अभी इसमें दो एंट्री लगानी है। तो रॉयल्टी पहले डेबिट होगा CLC से, उसके बाद WIP में ये चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ना डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, इनडायरेक्ट होता तो ओवरहेड में जाता। ये रहा 5 रॉयल्टी खरीदा और फिर WIP में ये चार्ज हो जाएगा। WIP कहाँ है, ये 5, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिशन ओवरहेड 25, तो इसको भी CLC के नाम से बांट देंगे। इतना खर्चा इनकर हुआ और ये कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज हो गया, ठीक है। खर्चा पहले इनकर हुआ, वही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐसे ही करना है। CLC अकाउंट से इसको पैसे मिले और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ये कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज हो गया, ठीक है। अपने फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं, देखो फ्लो कहाँ गया अपना, ये देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल में ही चार्ज होगा,
तो फ्लो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया अपना, कहाँ पे थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये 25, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था ना, ओके। और सीएलसी में जाएंगे, 25 को टिक कर देंगे। उसके बाद सेल्स, सेल्स अपने को 450 का हुआ, तो कॉस्ट लेजर में 450 डेबिट में दिखा देंगे। और कौन से नाम से, कॉस्ट ऑफ सेल था ना, कॉस्टिंग पीएनएल था, तो कॉस्टिंग पीएनएल का अकाउंट हम लोगों ने बनाया है जो कि लास्ट में है, ये भी 450 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द मंथ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP 55 lakhs एंड 25 lakhs। तो अपने को रॉ मटेरियल एंड WIP का क्लोजिंग बैलेंस भी दे चुका है। रॉ मटेरियल यानी स्टोर लेजर, स्टोर लेजर कहाँ है, ये रहा, इसका ये भी हो गया। और WIP का ये भी अपने को दे दिया है। उसके बाद द लॉस अराइजिंग द रॉ मटेरियल अकाउंट्स एज ट्रीटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी जो भी लॉस होगा उसको नॉर्मल ओवरहेड मान के प्रोडक्शन ओवरहेड में अपने ट्रीट करेंगे, ना कि कॉस्टिंग पीएनएल में। द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीट ड्यूरिंग द मंथ, कंपनीज क्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल। अभी देख लेंगे ऑन सेल और ऑन कॉस्ट क्या होता है लास्ट में। अभी के लिए ऑन सेल मतलब यानी आप कर सकते हो 80% ऑफ सेल, देख लेते हैं उसमें अपना कितना सेल हुआ। 450 का हुआ था, मैं भी 450 का हुआ था। तो अभी फिनिश गुड में, तो अभी फिनिश गुड में 450 का 80% दिखा देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी इतना फिनिश गुड था जिसमें हम लोगों ने 20% जितना प्रॉफिट मार्जिन लगा के अपने सेल किए थे। ठीक है, तो अपने को ये भी पता चल गया। उसके बाद क्लोज कर लें कि अकाउंट जितने भी हैं क्लोज कर लेते हैं। चलो, तो क्लोज भी अपने को इसी हायरार्की से करना है। कौन से हायरार्की से, ये वाला हायरार्की से, वाइट लाइन। ठीक है, तो अपने को एक एक करके सब पता चलता जाएगा। जैसे कि सीएलसी को सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, सीएलसी को सबसे लास्ट में करते हैं, स्टोर लेजर से स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट फिगर जो भी आया वो ओवरहेड में चार्ज हो जाएगा एज अ नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ओवरहेड में 5 चार्ज हो गया नॉर्मल लॉस के चलते। उसके बाद वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में जितने भी है वो अभी WIP में चले जाएंगे, डायरेक्ट नेचर का खर्चा है इसलिए। तो डायरेक्ट नेचर का खर्चा WIP में चार्ज हो गया। उसके बाद 2 अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, अभी ओवरहेड वाले अकाउंट क्लोज करते हैं। 183 जो कि WIP में ही चार्ज होगा, ना कि और किसी स्टेज में। ठीक है, WIP में ही चार्ज होगा ये प्रोडक्शन ओवरहेड। तो WIP कहाँ गया भाई, कहाँ खो गया मैं, ये रहा 183 जो WIP में चार्ज होगा। उसके बाद रॉयल्टी अपना क्लोज हो चुका है, पहले से ही बैलेंस है। उसका WIP अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो इतना अपना बैलेंस शीट फिगर बचा WIP में, मतलब इतना अपना फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, यानी WIP से इतना फिनिश गुड अपना हुआ इस मंथ, अक्टूबर मंथ। तो 333 अपना फिनिश गुड WIP से आया। उसके बाद फिनिश गुड का अकाउंट भी क्लोज करते हैं, ये रहा 403 ये अपना। तो मैंने 3 चीज़ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ध्यान रखने के लिए बोला था। पहला, अपना पहले प्रोड्यूस यूनिट कितना हुआ वो लिखो, यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ वो लिखो। उसके बाद पहले पीएनएल बनाना है, ये दोनों अपने को रिकन्सिलेशन में काम आता है। ठीक है, और लास्ट वाला था जिसका ओपनिंग बैलेंस हो उसी का ही क्लोजिंग बैलेंस डालना है। ठीक है, जिसका ब्रॉड डाउन हो उसका ही कैरी डाउन डालना है। जैसे कि इसमें है इसीलिए मैं कैरी डाउन डालूंगा, क्लोजिंग बैलेंस डालूंगा, नहीं तो और कहीं पे ना कहीं पे अपने को ट्रीट हो जाता है। ये थोड़ा हल्का सा टिप्स है जो आप हल्का यानी थोड़ा बहुत ध्यान रख के कर सकते हो। फिर COGS में कितना होगा, देखो फिनिश गुड 360 पहले COGS में आया, फिर COGS से सेल की तरफ गया, यानी आप अगर इसको नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, ये एक मीडिएटर जैसा हो गया COGS और कॉस्ट ऑफ सेल के बीच। उसके बाद 360 जो फिनिश गुड से आया था
जो कि अपने मीडिएटर के माध्यम से आया है। तो इसका बैलेंसिंग फिगर है 385। ठीक है, अभी कॉस्टिंग पैनल में चलते हैं। 385 इसका हो गया। तो इसमें बैलेंसिंग फिगर जो भी बचा ये जाएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। कॉस्टिंग लेजर में जितना भी बैलेंसिंग फिगर बचा वो जाएगा सीएलसी अकाउंट में। 57 ये सीएलसी अकाउंट हो गया। और बिल्डिंग अकाउंट का भी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी 44 क्लोजिंग बैलेंस आया। तो ये दोनों को ट्रांसफ़र कर देते हैं सीएलसी में। ये रहा 44 और 57। तो अपने पास सीएलसी में कितना है? 483। ठीक है, ये अपना आंसर है। इतना ही आना चाहिए। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारा सवाल गलत है। ठीक है, अभी ट्रायल बैलेंस के नाम में जितने भी क्लोजिंग बैलेंस है हम इसको चढ़ा देंगे। और इसका तो क्रेडिट अमाउंट रहता है कॉस्ट लेजर का। तो अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि ना ये जनरल एंट्री है। और इसमें अगर कुछ भी आपको, यानी कुछ भी बेझिझक आप पूछ सकते हो, मैं आपको लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर कर दूंगा। तो ये इतना कुछ है नहीं इसमें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल बुक्स कंपनी हैविंग नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 का कैपेसिटी है। ठीक है, सेल्स 10,50,000 यूनिट सेल हुआ। देर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड में। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस अपने को दे दिया है। एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंस 150,000 सॉरी। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 45,000। एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 30,000। इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी है 15,000 है। अपने को फाइंड आउट करना है पहले प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। उसके बाद कॉस्ट शीट भी अपने को बनाना ही है। जो भी है ये सब पता चल गया अपने को। इसमें कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन अपने लिए। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से अपने को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, ये पता चल गया। अभी चलते हैं आगे। देखो, पहले मैंने क्या बताया था, पीएनएल बनाना है। पहले यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ वो देखना है, जो कि इसमें बता दिया है 50,000 यूनिट्स है। और ना कि ओपनिंग बैलेंस है ना ही क्लोजिंग बैलेंस है। तो जो भी है अभी यही है प्रोड्यूस। उसके बाद पीएनएल पहले बनाएंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल दिया था, डायरेक्ट वेजेस दिया था, फैक्ट्री एक्सपेंस भी दिया था। ये सब अपने को पता चली गया, जो कि बैठा लिखना था, जो कि अपना बन गया 40,000। पीएनएल बनाने में कुछ दिक्कत नहीं आती, कॉस्ट शीट में भी नहीं आती। बस छोटे मोटे जो भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसको बस फॉलो करना रहता है। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल अपने को कुछ दिया नहीं था, इसीलिए जो अपने पीएनएल में लिए वही अपने कॉस्ट शीट में भी ले लेंगे। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस में देखो, ये रहा फैक्ट्री एक्सपेंस। अपने को इसमें कुछ अमाउंट फिक्स दिया है और कुछ अमाउंट अपने को वेरिएबल दिया है। देखो, इसमें भी ये कम्प्लीटली फिक्स है। और ऐसे ही ये 40% और ऐसे फिक्स और वेरिएबल दिया है। तो वेरिएबल और फिक्स के बीच में अपने को क्या इफेक्ट देना है वो पहले मैं बता देता हूँ आप। तो इसमें जो भी बंदे फंसते हैं ये टॉपिक में, फिक्स्ड और यानी ये सवाल में, इधर बहुत सारे बंदे फंसे होंगे कि ऐसा क्या होगा, कि ऐसा क्या हुआ कि अपने को वेरिएबल में ऐसा अमाउंट मिल रहा है और फिक्स में ऐसा अमाउंट मिल रहा है। तो उसका आंसर यही है कि अपने को एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अपने कॉस्ट में जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको क्या मानते हैं। जैसे 15 यूनिट बना तो उसके हिसाब से हमको रॉ मटेरियल लगेगा। जैसे कि 10 रुपये का रॉ मटेरियल है तो उस हिसाब से लगेगा। और अगर फिक्स है तो रेंट जैसा तुम कितने भी दिन रहो वो फिक्स ही रहेगा। 50,000 है तो 50,000 ही रहेगा। ठीक है, ये अपने को पता है। मगर इसमें थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ये जो आपने एग्जाम्पल सोचा ये तो ठीक है, मगर ये अपने को जो अमाउंट दिया है वेरिएबल नेचर का, जो भी है अमाउंट, वो 50,000 यूनिट के लिए ही दिया। क्यों ना वेरिएबल नेचर का है तो 50,000 यूनिट में ही देगा। यानी इसके वेरिएबल अमाउंट का मतलब देने का मतलब यही है कि जो भी अमाउंट दिया है वो 50,000 यूनिट से ही पहले से है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो फिक्स्ड अमाउंट है तो अपने फिक्स में क्या करते हैं, रिकवरी रेट पहले निकालते हैं और उस हिसाब से उसको अंडर या ओवर रिकवरी करके अपने इफेक्ट देते हैं। और इसको कॉस्टिंग पीएनएल कहाँ गया भाई, ये क्या हुआ। ये रहा, उसको ही अपने चार्ज करते हैं कॉस्टिंग पीएनएल में। ठीक है, तो बस यही था जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था।
तो अपने को इसमें क्या करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल पहले अलग अलग करना है। जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंस में 1.5 लाख का 40% जितना भी है ये सीधा चार्ज हो जाएगा इसमें। और फिक्स्ड वाले में देखो, फिक्स्ड वाला जो कि 90,000 है, 60% किसका, 1.5 लाख का, तो ये 50 और 60,000, यानी इसका मतलब क्या है, यानी 50,000 यूनिट अपने प्रोड्यूस किए इस दौरान करंट पीरियड में, और 60,000 नॉर्मल कैपेसिटी थी। तो अपना रिकवरी रेट के हिसाब से ये 75,000 आया। ठीक है, समझ गए। अभी दूसरा भी देख लेते हैं, ऐसे ही होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पूरा वेरिएबल था, पूरा वेरिएबल था कि पूरा फिक्स था, मे भी फिक्स था, कंप्लीटली फिक्स्ड, इसीलिए ये भी रिकवरी रेट के हिसाब से चार्ज हुआ है। 50,000 जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है इस करंट पीरियड में, और ये उसका नॉर्मल कैपेसिटी था, इतना होना चाहिए था, तो रिकवरी रेट के हिसाब से ये 37,500 होगा। ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में भी जो वेरिएबल है वो सीधा चार्ज कर देंगे, और जो फिक्स है 12,000 उसको रिकवरी रेट में चार्ज करेंगे 60,000 नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो बस इस सवाल में यही था, वेरिएबल और फिक्स का कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अपने को सेल्स दे दिया था, और अपना कॉस्ट ऑफ सेल भी निकल गया, जिससे अपने को बैलेंसिंग फिगर पता चल गया। तो अपने को क्या क्या करना है, जितने भी ओवरहेड्स है बस उसी को ही करना पड़ेगा। मैं भी देखते हैं पहले कॉस्ट शीट में, ये दोनों तो जैसे तैसे हम लोग कर दिए थे, यानी पीएनएल से ही उठा के। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस इसमें 135 है, और पीएनएल में कितना है, फैक्ट्री एक्सपेंस 150, यानी पीएनएल में ज़्यादा दिखा है और कॉस्ट शीट में कम। तो अपने हिसाब से एक बना देते हैं नया पेज, ये पर्टिकुलर्स, ये एड, ये सब्सट्रैक्ट। तो इस पर कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट कितना है, इस पर कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट कितना है, कितना निकाला था उन्होंने भी, 49,500, 49,500। अभी जितने भी ओवरहेड है, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और क्या था, क्या था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी है 15,000 हम लोगों ने कॉस्ट शीट में कम दिखाया था, यानी इसमें दिखाया 1.5 लाख पीएनएल में, और इसमें 1.35 कॉस्ट शीट में, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। खर्चा कम दिखा है इसलिए प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको माइनस में डाल देंगे। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ये तो बराबर दिखा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 37,500, और अपने में 45,000, तो यही हो जाएगा 45,000, और ये 37,500। तो जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे कि 7,500, ये जाएगा अपने सब्सट्रैक्ट में, क्योंकि ना ये नहीं दिखा है, कम दिखा है कॉस्ट शीट में, जो कि प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर रही है। ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ये 28,000 है, और इसमें 30,000 है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पीएनएल में 30,000, और हमारे कॉस्ट शीट में 28,000, जो कि 2,000 ये इन्फ्लेट हो जाएगा। अपना कॉस्ट शीट खत्म हो चुका है, ये सब खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद चलेंगे पीएनएल में, ये सब तो टैली हो गया, बस बचा इंटरेस्ट, जो कि अपने कॉस्ट शीट में नहीं दिख रहा है, जिसके वजह से हमारा कॉस्ट शीट का प्रॉफिट डाउन जा रहा है। तो इंटरेस्ट में जितने 15,000 है इसको एड में डाल देंगे। तो बस अपना जो भी इलस्ट्रेशन है कंप्लीट हो गया, बस यही है ना, देख लेते हैं। 15,000 एड में, और ये तीनों सब्सट्रैक्ट में। ठीक है, अपने को 40,000 एच पर पीएनएल इतना खर्चा मिल गया। देखो छोटा सा है, मेमोरेंडम ऑफ रिकन्सिलेशन। देखो मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं जो बताया नहीं था, और ये बहुत कम आता है, तो इसको भी गो थ्रू कर लेना। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बहुत आता है, मगर ये बहुत इजी बिजी है, ऐसा ही है रिकन्सिलेशन जैसा, मैं बता देता हूँ।
देखो मेमोरेंडम ऑफ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बहुत इजी है। यानी अपने जो सब्सट्रैक्ट कर रहे थे बस उसको टी फॉर्म में करना है। जैसे कि अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पहले डालना है। जैसे अपने डालेंगे इधर ओपनिंग नेट प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, और लॉस होगा कॉस्ट रिकॉर्ड लिख रहा हूँ, कोई भी नेट प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा, चाहे पीएनएल या कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, और अगर लॉस है, ओपनिंग लॉस है, तो इस साइड आ जाएगा कॉस्ट या पीएनएल फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो इस साइड आ जाएगा। और इसका क्लोजिंग बैलेंस इसके अपोजिट साइड, जैसे कि इधर लॉस ऑफ जो भी पीएनएल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड, इसका अमाउंट। और अगर ओपनिंग आ गया तो नेट प्रॉफिट कैरी डाउन हो जाएगा ये। ठीक है, जो भी अमाउंट आया पीएनएल या कॉस्ट रिकॉर्ड। तो अभी अपने को कहाँ ओपनिंग और कहाँ क्लोजिंग देना है ये पता चल गया। ठीक है, अभी इसमें प्लस किस साइड करना है माइनस किस साइड करना है ये देख लेते हैं। तो अपने जितने भी अमाउंट एड में डाल रहे थे अभी इस साइड डाल देंगे, और माइनस वाला अमाउंट इस साइड डाल देंगे। बस अपना काम इतने से ही ख़त्म हो जाता है। देख लेते हैं, अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, MSHK पियानो कंपनी सोड नेट लॉस 4,16,000 as per their financial account for the year ended 31st March. The cost accounted, however, the disclosed ने cost account ने 3,28,000 दिखा रहा है for the same period. The following information were revealed as a result scrutiny. ये सब scrutiny अपने को इसके वजह से देखना है कि ये क्या बराबर है कि नहीं, ये सर्टिफाइड रीजंस है कि नहीं। आप अगर चाहो तो नेट लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड की जगह आप पीएनएल भी ले सकते हो। यानी इधर बस 4,16,000 आ जाएगा, और ये जितने भी अमाउंट्स है सब रिवर्स हो जाएंगे, यानी ये वाले इस कॉलम में, क्यों ना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं तो होगा ही रिवर्स। तो इधर आ जाएगा 3,28,000। ट्राई करना है तो करके देख लेना, मैं तो अभी कॉस्टिंग के हिसाब से चल रहा हूँ। तो कितना है 3,28,000। पहला अपने पास क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, कितना है 6,000। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर हुआ जिससे अपना खर्चा कम दिख रहा है, अंडर रिकवर हुआ जिससे अपना खर्चा कम दिख रहा है, जो कि प्रॉफिट बढ़ा रहा है। खर्चा कम दिख रहा है, प्रॉफिट बढ़ा रहा है, कॉस्ट रिकॉर्ड में प्रॉफिट बढ़ा रहा है वो। ठीक है, तो अपने को इसको खींच के यानी माइनस करके वापस बराबर में लाना है। तो प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा है इसलिए इसको माइनस करके 6,000, क्या कर रहा हूँ मैं, 6,000, ये कौन सा था, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर। ठीक है, उसके बाद एडमिन सा ओवरहेड ओवर रिकवर, तो वैसे ही ओवर रिकवर हुआ, यानी प्रॉफिट अपना ओवर रिकवर मतलब अपने को खर्चा ज़्यादा दिखा दिया। ठीक है, तो इसीलिए इस साइड आ जाएगा, वो प्लस कर देंगे उसको, क्योंकि ना अपना खर्चा ज़्यादा दिखा रहा है तो अपना प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट कम दिख रहा है तो उसको अपने को बढ़ाना है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में प्रॉफिट कम दिख रहा है, बढ़ाना मतलब बराबर में लाना है। तो 4,000 अपना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज फाइनेंशियल अकाउंट 120 एंड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड इन कॉस्ट 130, यानी 10,000 डेप्रिसिएशन हम लोग कॉस्ट में ज़्यादा चार्ज कर लिए। तो डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करने के चक्कर में हम लोग को 10,000 रुपये का प्रॉफिट जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में है, एक डेप्रिसिएशन को खर्चा मान लो, तो डेप्रिसिएशन जो कि अपने को ओवर चार्ज कर लिया कॉस्ट रिकॉर्ड में, ओवर चार्ज करने से अपने को प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो 10,000 को वापस बढ़ा देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो उसके बाद कहाँ पे जाना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। तो ये अमाउंट अपने कॉस्ट में नहीं दिख रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट जो कि अपना आया था, ये एक इनकम है जो हमारे कॉस्ट में नहीं दिख रहा है, जिससे अपना प्रॉफिट घट के दिख रहा है, तो उसको बराबर में लेके आना पड़ेगा। तो 20,000 रुपये इधर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दे। उसके बाद इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 120, तो इनकम टैक्स प्रोवाइड हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा है इतना, इनकम टैक्स प्रोवाइड कॉस्ट रिकॉर्ड में नहीं दिखता है। तो 1,20,000 जो है ये हमारा खर्चा कॉस्ट शीट में नहीं दिखा है,
जिसके चक्कर में 1,20,000 अपना प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा है, उसको बराबर में लेके आना पड़ेगा। बढ़ के दिख रहा है तो उसको घटाना पड़ेगा। ट्रांसफ़र फीस क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक, मगर अपने कॉस्ट रिकॉर्ड में ये नहीं गए, तो 2,000 रुपये हम लोग हेड में डाल देंगे, क्योंकि ना प्रॉफिट इसमें कम दिख रहा है अपने को कॉस्ट शीट के वजह से, कॉस्ट शीट में इसके वजह से। क्या था? ट्रांसफ़र फीस। उसके बाद स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, तो 2,000 ऐसे ही अपना वापस स्टोर एडजस्टमेंट के नाम में चला जाएगा, इसके जैसे ट्रांसफ़र फीस के जैसे ही। तो इतना ही है, प्रिपेयर मेमोरेंडम वही तो कर रहे थे इतने देर से। तो बस अपने को 328 में इन सब को माइनस करना है, और इन सब को क्या बोल रहा हूँ मैं, इन सब यानी एक साइड में अपने देख लेंगे, तो अपने को नेट प्रॉफिट जो भी होगा एच पर P&L अपने को पता चल जाएगा, क्यों ना कॉस्टिंग से स्टार्ट किया था तो P&L में पता चलना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। तो 4,16,000 एग्जिट आ रहा है, जो कि अपने P&L में था। तो बस अपना इतना ही था। कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो भी हो, अपने सब कवर कर लिए, इलस्ट्रेशन भी कवर कर लिए, क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज सब कवर कर लिए। तो बस, और बचा जो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बस जनरल एंट्री था। अगर उसमें किसी को भी उसमें कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक जितना भी क्वेश्चंस आपका लॉन्ग हो, लॉन्ग फॉर्मेट हो, चलेगा, मैं उसका आंसर वैसे ही करूँगा लॉन्ग फॉर्मेट में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ना जनरल एंट्री है, उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। गया भाई, वापस गया मैं। चलो।